नमस्कार दोस्तों। तो हम आर ओ के लिए जीएस का टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये टेस्ट सीरीज का निर्माण स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा किया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। सिर्फ एक प्रश्न पॉलिटी का बचा था, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी दो समितियां एक ही वर्ष में बनाई गई थी? तो जो उपलब्ध विकल्प मतलब नाम दिए गए हैं समिति के, उसमें से दो समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति, इन दोनों समितियों का निर्माण 1988 में यानी 1988 में हुआ था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाता है, यानी 2 और 3। जबकि जी के राव समिति का जो गठन है 1985 में हुआ है, 1985 में। ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने फैक्ट के रूप में कलेक्ट कर रखे हैं, मैं चाहता हूं बताऊं आपको। जैसे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज से संबंधित समितियों के नाम यहाँ पर दिए गए थे। तो उसी तरीके से एक सबसे पहला जो समिति था बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था और इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए भारत में। उसके बाद अशोक मेहता समिति की बात आती है जो 1977 में गठित की गई थी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया। एक और महत्वपूर्ण नाम है एमएल सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में हुआ था और इन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए और 1993 में ये बात हो भी गया, दे दिया गया। और तो ये बात याद रखना है, 1986 में एमएल सिंघवी समिति और 1985 में ही जीवी के राव समिति, मतलब पहले जीवी के राव समिति आया फिर एमएल सिंघवी समिति आया। कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट हैं, जैसे कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ये तो आपको याद होगा ही। और सबसे पहली बार जो पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ भारत में वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थापित हुआ था। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरी पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी, तो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई थी। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, तो भाग 9 में। और अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में ये बात कहा गया है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक सिर्फ आर्टिकल और जिक्र करना बाकी रह गया। तो 243 च जो है, 243 च आर्टिकल में ये बात कही गई है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनना हो तो उसके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। बजट से संबंधित बातें हैं, एक साइड वर्ष है, दूसरी साइड संबंधित थीम है। तो 2018 से 19 का जो बजट था भारत सरकार का, उसका जो थीम था औद्योगिक विकास था। 19 से 20 में जो बजट आया था उसका थीम था महिलाओं का सशक्तिकरण। जबकि ये जो स्वावलंबन से सशक्तिकरण वाला जो थीम है ये 20 से 21 में नहीं, 21 से 22 के बजट का था जो अभी चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो सही है वो 1 और 2 है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें से कोई गलत नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाता है। तो जो सही पढ़ते हैं, अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अभ्युदय योजना क्या है आपको पता ही है, वो सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी उत्तर प्रदेश के छात्रों को, वो इसके लिए अभ्युदय योजना है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ यानी 479 करोड़ रुपए आवंटित की गई है बजट में। और पालनहार योजना के लिए 25 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में आवंटित की गई है। तो तीनों सही था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को उत्तर प्रदेश सेफ सिटी योजना में शामिल किया गया है? इस योजना में शामिल होने वाले पहले शहर का नाम बताइए। तो 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, तो ये बात पहले से, तो इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं कोई हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर किसी विकल्प में आ ही नहीं रहा है। 17 शहर को नामित किया गया है उत्तर प्रदेश सेफ सिटी योजना में। तो 17 शहर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्रयागराज दे दिया, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था लखनऊ, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो पहला शहर का जो नाम है इस योजना में शामिल होने वाला वो लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी भी है। और कुल मिला के 17 शहर को शामिल किया गया है किसमें? उत्तर प्रदेश सेफ सिटी योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से गलत तो जो पहला कथन है वही है, क्योंकि लिखा हुआ है गोरखपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ये गलत बात है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो पहला गलत हो गया। गोरखपुर से संबंधित एक करंट अफेयर तो आपको भी याद होगा कि यहाँ आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है गोरखपुर में। ये वर्तमान मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी रहा था। नेक्स्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या 101 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुआ है बजट में, तो ये बात सही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है इस बजट में। तो दोनों कथन सही था, जबकि ऊपर वाला गलत था, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट से संबंधित बातें। तो 21-22 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है पूर्व, तो सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ बी नंबर है, क्योंकि
1 नंबर में जो लिखा हुआ है पूर्वोत्तर के विकास के लिए, तो 2658 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किए गए। यहाँ पर 2568 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है योजना और सांख्यिकी के लिए 2472 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये राशि सही है, ये बहुत ही शुद्ध फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट से ही फिर क्वेश्चन है, संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। रुपया कहाँ जाता है, तो पेंशन में 5 पैसे जाते हैं, तो यहाँ पर तो 6 पैसे लिखा हुआ, गलत हो गया। आर्थिक सहायता देने के लिए 9 पैसे जाता है, और ब्याज अदायगी के लिए 20 पैसे जाता है, ये सही है, तो सही विकल्प ही चुनना था। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ब्याज अदायगी के लिए 20 पैसे और रक्षा खर्च में 8 पैसे। तो 2021-22 में जो हिसाब किताब हुआ, ये पैसे का मतलब कि जितना खर्चा सबको 1 रुपये में बांट दिया गया, और पैसे में बांट करके यहाँ पूछा जा रहा है। तो 5 पैसा, 1 रुपया जब खर्च हो रहा है तो उसका 5 पैसा पेंशन में, 1 रुपये खर्च हो रहा है उसका 9 पैसा आर्थिक सहायता में, 1 रुपये खर्च हो रहा है उसका 20 पैसा ब्याज अदायगी में, और 1 रुपये अगर खर्च हो रहा है तो 8 पैसा रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार 21-22 में बजट में खर्च कर रही है। अब आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है बता दीजिए आप। तो पहला है, यही गलत है, क्योंकि लिखा हुआ विदेशी मुद्रा भंडार $568 बिलियन है। तो ये तो देखिए बदलते रहता है महीने महीने, 2-2 महीने में, तो ये वाला गलत है कथन, ऐसा आंसर में भी दिया गया है। जो सही है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय जो हमारे देश का है वो 1,26,968 रुपये है। फिर से बोल दूं क्या, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय हमारे देश का 1,26,968 1,26,968 रुपीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा। तो सकल घरेलू उत्पाद का जितना प्रतिशत रहा है वो कोई भी विकल्प में नहीं है। तो कितना प्रतिशत रहा है, 3.5%, 3.5% रहा है क्या, सकल घरेलू उत्पाद राजकोषीय घाटा रहा है सकल जीडीपी के तुलना में, तो 3.5%। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। तो 1 और 2 दोनों गलत विकल्प है, ऐसा लिखा हुआ है आंसर में। वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि लिखा हुआ है कितना, देखिए इसके विकल्प को बड़ी ही चालाकी से सेट किया गया है, क्योंकि ये डेटा सही होने पर इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक डिजिट को चेंज कर दिया गया है। गौर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ 3,796, जबकि होना चाहिए था 3,976 कुल मिला करके इसका सही आंसर होता। तो 9 को इधर आना चाहिए था और 7 को उधर, तो सिर्फ डेटा को बदल दिया गया। इसमें भी वही कमाल किया गया है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1221 नहीं है, 1212 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई थी, और दरअसल जो ऊपर में वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पर कितना होना चाहिए था, 3,976 होना चाहिए था। तो 9 को बाद कर दिया गया, 7 को पहले कर दिया गया, तो ये देखिए 3,976 इतना होना चाहिए था। मतलब ये डेटा है एग्जैक्टली। वन आच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है 3,976 किलोमीटर स्क्वायर में, और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है वो 1,212 किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है, तो इसलिए दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल दोनों में से कोई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, लिखा हुआ है सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले 2 जिले हैं। तो पहला तो सहारनपुर है, दूसरा का नाम मैनपुरी, गलत है, यहाँ मुजफ्फरपुर होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक वनावरण कमी वाले 2 जिले हैं, तो कमी वाले काशीराम तो सही है, काशीराम नगर, लेकिन भदोही यहाँ नहीं, बदायूं होना चाहिए था। तो बदायूं और काशीराम ये दोनों सर्वाधिक वनावरण में कमी वाले जिले हैं, और वृद्धि वाले सबसे ज़्यादा सहारनपुर और मुजफ्फरपुर वाले जिले हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर तो बिहार में है, मुजफ्फरनगर है ये। नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया, भारत के यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प जो है, तो केवल 2 गलत विकल्प है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अधिसूचना वर्ष और सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची अगर देखेंगे तो ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया, सही है, जबकि जयपुर शहर को 2010 नहीं 2020 में शामिल किया गया था, और रानी की बाव ये 2014 में, ये सही है। तो दूसरा नंबर गलत है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, कुछ मैंने यूनेस्को से संबंधित पॉइंट कलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि इसका हेड क्वार्टर अगर पूछे तो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस, और स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1945 में 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई है यूनेस्को की, लंदन में हुआ था, और लेकिन इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ये शांति स्थापित करने का प्रयास करता है ये संस्था। ठीक है, फिलहाल जो इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले हैं, तो मुझे पता नहीं कब आप देखेंगे इसको, कब देखेंगे, क्योंकि एक तरह से
बाद में भी देखा जाने वाला चीज़ है। तो अभी तो फिलहाल आंद्रे अंजोले हैं, बाद में अगर आप देख रहे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में स्थित हैं? तो एक ही राज्य में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कर्नाटका में है, जबकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अच्छा, अगर ये पूछ दे कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है भारत में, तो जिम कॉर्बेट, जिसको हैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और ये आज़ादी से पहले स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिंट दे दिया हूँ, आज़ादी से पहले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प चुनें। तो विषम विकल्प चुनना है, तो इसमें से विषम विकल्प नंबर सी है, क्योंकि उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, अचान कमार बाघ अभ्यारण्य ये भी छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य ये भी छत्तीसगढ़ में है, जबकि पलामू बाघ अभ्यारण्य आपको झारखंड में मिल जाएगा। जब बाघ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 4 साल में बाघ की गणना होती है, तो आपको पता ही होगा। तो 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो बाघों की गणना हुई, तो जो 4 वर्ष में वृद्धि हुई है बाघों की, वो 33% हुई है। ठीक है, बाघों की संख्या भारत में कितनी है? तो 2967 बाघों की संख्या है। यूपी में बाघों की संख्या के बारे में बात करें तो 173 है, और 29 जुलाई तो आपको याद ही होगा जब विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इसी से संबंधित सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र भी है, और भारत सरकार ने 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। यही इसका मतलब इतना सफल रहा कि अभी हमारे पास बाघों की संख्या लगभग पूरे दुनिया का 2/3 भाग है, यानी 75% के आसपास। सबसे ज़्यादा बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये आपको भी पता होगा, 526 बाघों की संख्या है, और कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य है, 526 में से 2 कम, मतलब 524 ही उसके पास बाघ है। बिहार की बात करें तो 31 बाघ हैं बिहार में, और यूपी में वो 173 मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 वन्यजीव अभ्यारण्य एक ही राज्य में स्थित हैं? तो कौन है ऐसा? कोई नहीं है, क्योंकि नैरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में मिलेगा, और फनसाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में मिलेगा, और मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका में मिलेगा। तो कोई तो नहीं है एक ही राज्य में, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो रामसर स्थलों की सूची में वुलर झील जम्मू कश्मीर का वो भी शामिल है, आसन बैराज उत्तराखंड ये भी शामिल है, लोनार झील महाराष्ट्र का ये अभी हाल में ही शामिल किया गया। सही है। अच्छा, अभी रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी है पता है? 42 थी, लेकिन अब जो अपडेटेड हो गया है वो 46 कुल मिलाकर के रामसर स्थल भारत में है, और 46वां जो है वो गुजरात का बधवाना जो क्षेत्र है, बधवाना एरिया, वही रामसर स्थल 46वां सबसे लास्ट है। ठीक है, तो 46 है और 46वां बधवाना गुजरात में है। रामसर स्थल के बारे में कुछ फैक्ट है, तो उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि एक 2 फरवरी आता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और जब 2 फरवरी की बात कर रहे हैं तो विश्व मृदा दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, और हालांकि लागू अगर पूछे तो 1975 से लागू हुआ है रामसर कन्वेंशन, लेकिन कन्वेंशन हो गया था, हस्ताक्षरित हो गया था ये 2 फरवरी 1971 को, और इसीलिए 1997 से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत इसमें शामिल हुआ है 1982 में, यानी कुछ समय बाद में, यानी अगर पूछे कि स्थापित सदस्यों में से एक है तो नहीं है ये, और 46 तो ये मैंने बता ही दिया। अब इन आर्द्रभूमि के बारे में परिभाषा बड़ा अच्छा दिया गया था, इसमें लिखा हुआ था कि जहाँ वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है उसी को आर्द्रभूमि यानी कि रामसर स्थल की सूची में डाला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में है, तो विषम विकल्प कौन सा? विकल्प बी है, लिखा मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है, जबकि आपको कामेंग हाथी अभ्यारण्य अरुणाचल में मिल जाएगा, ईतंकी हाथी अभ्यारण्य नागालैंड में, और सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य असम में मिल जाएगा। तो तीनों ये तो ACD ये तीनों नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ठीक है, हाथी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको याद आ ही रहा होगा, जिसे कब शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा? 1992 में। 1972 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो UPPCS प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प सिर्फ दूसरा नंबर कथन है। हाल ही में इसरो ने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशंस का प्रदर्शन किया, तो ये सही है। और जबकि जो ऊपर में लिखा हुआ था, हाल ही में तेलंगाना भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करेगा, नहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत करेगा। तो इसलिए पहला गलत हो गया, लेकिन पूछ रहा था इसमें सही कौन है, तो क्योंकि दूसरा सही है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या?
बताइएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प कथन नंबर 1 है, हाल ही में रूस ने 18 देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये सही है। जबकि दूसरा कथन जो लिखा हुआ है कि हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार संभाला, जो गलत है। क्यों? क्योंकि अरिंदम बागची एक व्यक्ति हैं मतलब क्या, अधिकारी हैं भारत सरकार के। तो अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के तौर पे कार्यभार मिला है, तो इसलिए दूसरा कथन तो गलत हो गया, पहला सही, इसलिए ए नंबर आंसर इसका है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया? तो जब ये उद्घाटन कर रहे थे रमेश चंद्र पोखरियाल, तब ये मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भारत के, अब ये नहीं है। तो रमेश चंद्र पोखरियाल ने भगत सिंह स्मारक का दिल्ली में उद्घाटन किया था। अच्छा, वैसे अभी कौन है शिक्षा मंत्री? तो इसी विकल्प में देखिए नाम दिया हुआ, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प इसमें से कोई है ही नहीं, फिर भी देखते हैं क्या होना चाहिए था सही। तो लिखा हुआ कि हाल ही में पूर्णपावी चोचुवोंग ने ऑल इंग्लैंड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। तो ये कथन गलत है, मैं इसको सही कथन करके पढ़ता हूँ। नाजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है, तो ऐसा इसका सही होना चाहिए था। दूसरा लिखा हुआ, भारतीय सशस्त्र सेना दुनिया में तीसरी नहीं चौथी सबसे मजबूत सेना है, तो यहाँ पर चौथा होना चाहिए था और यहाँ पर नाओमी ओकुहारा होना चाहिए था। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दो क्वेश्चन एक ही में पूछ दिया है। तो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बिहार है, और अगर ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में बात करें तो भारत का स्थान 56 है, यानी कि 56वां। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प सिर्फ ए है। क्या है गलत? कर्नाटक के किसानों ने, लिखा हुआ था यहाँ पर, कर्नाटक के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है, गलत है। महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है। आपने हाल फिलहाल में अखबार में पढ़ा होगा कि ताइवान में अनानास यानी कि पाइन एप्पल की जो किसान थे, तो उनके बिक नहीं रहे थे पाइन एप्पल किसान, क्योंकि मांग कम थी और पूर्ति ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने पाइन एप्पल मूवमेंट चलाया था, तो इससे उनका मांग बढ़ गया। उसी तर्ज पर ये महाराष्ट्र में फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट चलाया गया, क्योंकि जो फलों के किसान हैं तो कोविड के कारण उनकी मांग कम गई थी। तो इस तरीके से जो जैसे बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, तो उस समय ये इस तरह के मतलब फ्रूट केक का डिमांड बढ़ जाए, इसलिए मतलब फ्रूट का डिमांड बढ़े, इसलिए फ्रूट केक मूवमेंट चलाया गया है ये। दूसरा कथन सही था, लिखा हुआ है हाल ही में सेवी के पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण का निधन हो गया, तो ये बात सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा था गलत कौन है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब सेवी के बारे में बात कर रहे हैं, 2-4 फैक्ट देख लेते हैं। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ है। 1988 में 12 अप्रैल को सेवी की स्थापना हुई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और लेकिन इसको वैधानिकता कब मिली, लेजिटिमेसी, तो 1992 में मिली है, 30 जनवरी 1992 को। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष के नाम की बात करें तो अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी हमने एक नियुक्ति देखा था ना, अरिंदम बागची क्या नियुक्त हुए हैं? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। नेक्स्ट, किस बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है? और हाल ही में ICGS C453 इंटरसेप्टर वोट को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो 2 क्वेश्चन दे दिया इसी में। तो विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है, और ICGS C453 इंटरसेप्टर जो है ये वोट कहाँ प्राप्त हुआ? इंडिया और चेन्नई में प्राप्त हुआ है। तो ये विकल्प 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का अगर चयन करना है तो विकल्प ए है, क्योंकि लिखा हुआ है हाल ही में राजनाथ सिंह ने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया, एकदम सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने, यहाँ लिखा हुआ है मेघालय होना चाहिए था, असम में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने असम में और मेघालय में क्या किया है? असम में, मेघालय में नहीं, असम में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मेघालय तो यहाँ लिखा हुआ था, जो गलती है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता? तो मनिका बत्रा ने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीत लिया है। और अभी हमने एक खिताब के बारे में पढ़ा था कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्नपावी चोचुवोंग को हरा करके नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया था। ये ऑल इंग्लैंड
बैडमिंटन चैंपियनशिप को। नेक्स्ट है गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें गलत विकल्प इनमें मतलब कोई है ही नहीं, सारा सही विकल्प है। पढ़ देते हैं क्या है। अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन है? अजय मल्होत्रा। क्या नियुक्ति हुई है? संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष। और दूसरा कथन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। तो ये बात सही है कि असम में मोदी जी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। और अभी असम से एक करंट अफेयर क्या था कि मोदी जी ने असम में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जबकि वहाँ पर विकल्प में कुछ और दिया हुआ था। नियुक्ति से संबंधित एक दो फैक्ट और भी हमने देखे थे, जैसे अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्नेकपीडिया नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और हाल ही में प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या किस देश से संबंधित है? दो क्वेश्चन एक ही में है। तो स्नेकपीडिया नामक जो मोबाइल ऐप है वो केरल में लॉन्च किया गया है, और ये जो प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है जियोर्गी गखारिया, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ये पता है जॉर्जिया के प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है HCL टेक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ समझौता किया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प 2 और 3 है। तो पहले अच्छा देख ही लेते हैं गलत क्या है। पहले वाले में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गलत है, मध्य प्रदेश नहीं, ये बातें उत्तर प्रदेश से संबंधित सही है कि उत्तर प्रदेश 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है। दूसरा कथन ऑलरेडी सही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है। एकदम सही है। और तीसरा कथन लिखा हुआ स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को लॉन्च कर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो स्पेस एक्स तो एलन मस्क की कंपनी है, आपको भी पता होगा, अखबारों से पता चलता ही है। इन्होंने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा 143 उपग्रहों को लॉन्च करके। ठीक है। अच्छा, इसरो से संबंधित एक दो फैक्ट है। अभी तो हालांकि मैंने पूछा था लेकिन यहाँ कलेक्ट कर रखा हूँ तो बता ही देता हूँ। 1969 में इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका की राजधानी। नेक्स्ट है निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प सिर्फ एक नंबर है। लिखा हुआ 26 जनवरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कस्टम्स ब्लस्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिजिलियंस। तो ये इसका थीम था। और दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिखा हुआ जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। जी नहीं, भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कहाँ? जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। तो भारत का स्थान 7वां है। अच्छा, ये 26 जनवरी में ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो एक तो फैक्ट ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और हमारा गणतंत्र दिवस भी तो 26 जनवरी को है। 24 जनवरी को वैसे यूपी का स्थापना दिवस है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। गलत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 जनवरी किस लिए महत्वपूर्ण है, बता सकते हैं क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कितना बताएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। तो यहाँ पर गुजरात लिखा हुआ था, मैंने सही करके पढ़ा है कि सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। तो ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया है? गुजरात की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। फिर लिखा हुआ है कि हाल ही में उत्तराखंड, तो यहाँ यूपी होना चाहिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी एक आया है स्नेकपीडिया, तो ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ये तो 4 वीडियो बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि ये वीडियो 3 में ही कंप्लीट हो जाए अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो। ठीक है, थैंक यू।